हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं किसका, फंडामेंटल का। हमने एनपीओ पढ़ लिया था, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल से रिलेटेड हमने सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक को पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से हम लोग देखेंगे। बात आ रही समझ में? एकदम हर एक टॉपिक को समझते हुए, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी की तरह करना है बच्चों, ठीक है ना? हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चा, ये पहला क्वेश्चन क्या बता रखा है, साझेदारी फर्म का से संबंध होता है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज डेट ऑफ, क्या होगा बच्चे लोग? सबसे पहला ऑनर तो है ही, और ऑनर के साथ साथ वो एजेंट भी है। अब बताओ एजेंट क्यों है? एजेंट इसलिए है क्योंकि जब एजेंट का काम क्या होता है कि वो खुद के लिए काम नहीं करता, वो संस्था के लिए काम करता है, और संस्था से होने वाला प्रॉफिट तब उसको मिलता है। जब ए नाम का आदमी कोई काम कर रहा है तो उससे होने वाले मेहनत से जो प्रॉफिट होता है वो बी सी डी सबको मिलता है। अगर इस डी वाले ने कुछ मेहनत किया या अच्छा काम किया या उसने नुकसान कर दिया तो इसका नुकसान की भरपाई बाकी सबको होता है। मतलब जो भी पार्टनर है सब संस्था के लिए काम कर रहा है, और संस्था से होने वाला प्रॉफिट या लॉस उन सबको बंटवारा हो रहा है, इसलिए वो एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ए और डी दोनों होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, कि साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कोई भी साझेदारी, साझेदारी किससे बनता है, समझ से साझेदारी बनता है। और अकेले से क्या मतलब है, जब भी हम साझेदारी करेंगे तो साझा तभी हो सकता है जब दो आदमियों के बीच साझा होता है। इसका मतलब कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? अगर मैक्सिमम बोलता तो कितना आदमी होता, 50। और अगर बैंकिंग सेक्टर होता और वहां पे बोलता कि मैक्सिमम कितना है, 10 होता। क्लियर है? नेक्स्ट बोलता है फर्म के लिए साझेदार के आरोहण पर ब्याज। फर्म के लिए, जैसे फर्म पर जो है ना, फर्म जो है वो कोई भी पार्टनर क्या करता है, इस पर आरोहण करता है, मतलब ड्राइंग्स करता है। तो इस ड्राइंग्स पर फर्म को वो क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। कभी सोचा है कि इंटरेस्ट क्यों देता है? इंटरेस्ट इसलिए दिया जाता है कि फर्म से जब पार्टनर पैसा निकालता है तो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी भरपाई के लिए उस पार्टनर को क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। किसको देना होता है, फर्म को देना होता है, और फर्म के लिए ये क्या हो जाता है, इंटरेस्ट इनकम हो जाता है। क्लियर है? और इस इनकम से आपका प्रॉफिट फर्म का क्या होता है, बढ़ता है, और वो प्रॉफिट फिर से इस पार्टनर के साथ साथ बाकी जितने पार्टनर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे पूछे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है क्या, तो एक्सपेंसेस तो है नहीं, लॉस है नहीं, क्या होगा बच्चे का, इनकम, रिसिप्ट होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखो होता है क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ, 1932 में। इसका मतलब 1932 से पहले क्या पार्टनरशिप नहीं चलता था? चलता तो होगा, लेकिन जब उसमें बहुत सारी कमियां आने लगी तो उस कमियों को दूर करने के लिए एक नियम या कानून को लाया गया, और उस नियम या कानून को कब पारित किया गया, 1932 में, और उसी समय से इम्प्लीमेंट हुआ, उस समय से लागू हो गया। तो अब जितने भी पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं उन सारे पार्टनरशिप के बिजनेस को जो कंट्रोलिंग किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। अगर 1932 लिखा हुआ है तो ये ईस्वी को बता रहा है, मतलब उस ईयर को बता रहा है जिस ईयर ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का, फिफ्थ नंबर आएंगे। जब साझेदारों को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा, वेयर इज अ पार्टनर इज entitled to interest on capital contributed by him, such interest will be payable। मतलब किस पर दिया जाता है, बताओ क्या दे रखा है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, या दोनों में से, और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, बोलता है क्या कि जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज किस पर दिया जाएगा,
अच्छा, बिजनेस में जब प्रॉफिट ना हो तो आप सोच के देखो, क्या किसी पार्टनर को ये मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? ऐसा होगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ नहीं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके कैपिटल से काट कर दिया जाए। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, किस पर दिया जाएगा, किससे निकाला जाएगा, ये नहीं बोल रहा है, किस पर दिया जाएगा। मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होगा उस प्रॉफिट से काट कर, क्योंकि हम लोग, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते कहां पे ये बताओ? पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखते हैं कि नहीं लिखते? पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों लिखते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बताता है। इसका मतलब प्रॉफिट होता है तब तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो किससे निकाल कर दिया जा रहा है? तो आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है साझेदारी संलग्न के अभाव को, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर सेल, बोलता है वेतन दिया जाएगा, बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड सैलरी, बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, नॉन ऑफ दीज। जब साझेदारी फर्म का, साझेदारी फर्म में जो एग्रीमेंट होता है साझेदारों के बीच, वो एग्रीमेंट दो तरीके से होता है, एक तो रिटन, एक ऑरल। और जब ऑरल एग्रीमेंट होता है तो अगर झगड़े होंगे तो 1932 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन उसका किया जाएगा। और अगर एग्रीमेंट तो है भी, उसके बाद भी जिस टॉपिक पर लड़ाई हो रही है वो टॉपिक उसमें लिखा ही नहीं है, या उसके चीज के बारे में बताया नहीं है, या साइलेंट है, या एब्सेंस है उस चीज का, तो उस कंडीशन में भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास ही जाते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है या ऑरल एग्रीमेंट है और आप दोनों आपस में एग्री भी नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेरे पास आओगे तो मेरा नियम बताता है क्या, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाए। बात आ रही समझ में कि नहीं? नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 7, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। तो कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनता है? दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, एक फिक्स मेथड से, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ हर एक पार्टनर का कितना अकाउंट खोलना होता है? एक ही कैपिटल अकाउंट। और फिक्स मेथड में कितना अकाउंट खोलना होता है? दो। कौन कौन? कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फिक्स कैपिटल में तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं हम लोग? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में कौन सी मदे लिखी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या लिखते हैं? पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे और इनकम को लिखते हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे डेबिट में, तो खर्चा का बैलेंस किधर दिखाता है? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। और क्रेडिट में क्या लिखाता है? नेट प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो सब आइटम मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है ही, पार्टनर को सैलरी है ही, और ट्रांसफर टू रिजर्व है ही। तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा? सबका सब हो जाएगा इसका आंसर। मतलब आंसर कौन हो जाएगा इसका आंसर? डी। 9 नंबर, साझेदार के आरोहण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। बोलता है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है फर्म के लिए? ये बताओ पहले। इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर्स के ऊपर क्या है? चार्ज किया जाता है। उसके लिए तो एक तरीके से खर्चा है इंडिविजुअल, अगर उसको देखा जाए तो। उससे कैपिटल बढ़ेगा कि घट जाएगा? घटेगा। घटने के कारण कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा? डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा कैपिटल अकाउंट का। पक्का है? ड्रॉइंग्स का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? ड्रॉइंग्स का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल का बैलेंस घटेगा लेकिन ड्रॉइंग्स का बैलेंस बढ़ेगा। ड्रॉइंग्स कितने तरीके का होता है? तो कौन कौन? और आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से किस पर लगता है? आउट ऑफ प्रॉफिट पे या आउट ऑफ कैपिटल पे? आउट ऑफ प्रॉफिट वाले ड्रॉइंग्स पे लगता है। बात आई समझ में? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सवाल बनाते हैं या पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड, देखो आपसे होता है क्या है कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोग, जिन बच्चों को आता होगा
वो तो सटाक से एक ही बार में आंसर दे रहा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वाले बच्चे हो। लेकिन सबसे पहली बात क्या होती है कि मैं समझा क्यों रहा हूँ इतना, समझाने का मेरा मेन पर्पस बस इतना ही है कि जो बच्चे जुड़े हैं या ऑनलाइन जुड़े होंगे या आप लोग कभी उसको वीडियो को देखोगे तो हर एक चीजें आपको क्या है समझ में आए कि आखिर ऐसा 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 क्यों, और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस बन सकता है वो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। अगर इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका 150 क्वेश्चंस बनेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो सारी चीजें भी रिवाइज हो जाएगी जो आपने थ्योरी में कंप्लीट पढ़ा है। इससे क्या होगा कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप भी क्लियर होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी क्लियर होगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना है सर मैं एक बार में आंसर दे ही रहा हूँ, जो बच्चे एक बार में आंसर दे ही रहे तो यूट्यूब में बाकी सब देखोगे चैनल में जो आपको दिखाता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, अगला क्वेश्चन आएगा इसका आंसर बी होगा। क्यों होगा पता नहीं, है ना, ये आंसर क्यों होगा पता नहीं, और वो बच्चे उसको रट्टा मार के एग्जाम में चले जाते हैं और भूल के आते हैं। और कई बार तुम देखोगे वो कभी भी टॉप नहीं कर सकते। टॉप बच्चा फर्स्ट डिवीजन लाना बिहार बोर्ड में बहुत आसान है, लेकिन टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज को जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या बच्चा बोलता है, साझेदारी के आरोहण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। किसको डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये जाता ही नहीं है। ड्रॉइंग्स अकाउंट में ये क्या किया जाएगा, नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट किया जाता है और ड्रॉइंग्स में भी डेबिट किया जाता है। आप सोच के देखो, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से आपका क्या होगा जल्दी बताओ, ड्रॉइंग्स बढ़ेगा कि घटेगा, ड्रॉइंग्स बढ़ेगा तो किधर जाएगा, डेबिट साइड, और कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, तो कैपिटल घटेगा तो किधर जाएगा, डेबिट साइड, मतलब दोनों आंसर होगा ना, नहीं होगा, बोथ नहीं दे रखा है। लेकिन अगर सही मायने में देखो तो ये क्वेश्चन गलत है, जबकि आपको आंसर देना चाहिए क्योंकि डेबिटेड बोल रहा है ना, तो आपको क्या होगा, ये दोनों आंसर होगा। एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें किसी दोनों में से कोई एक ही दे रखा होगा, ये हमेशा याद रखना, इसका दोनों होगा। अब देखो डी में देख लो, डी पीएल एप्रोप्रिएशन के ये बोल रहा है डेबिट साइड, लेकिन जाता क्रेडिट में है, इसलिए ये वाला तो गलत है, ये वाला हो ही नहीं सकता, हो सकता है तो ये और ये हो सकता है, ऐसे आंसर दोनों में से कोई एक ही दे रखा हो क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आपको जानना है ये दोनों ही सही। नेक्स्ट क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को हकदार नहीं है। साझेदारों को क्या क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं ही मिलता है, पार्टनर सैलरी नहीं मिलता, पार्टनर्स कमीशन नहीं मिलता, मतलब आंसर जो हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट 11 में हम लोग देखेंगे, बोलता निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में लिखा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कौन रिकॉर्डेड नहीं किया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन। आपको हम लोगों को सबको मालूम है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में क्या किया जाता है, कौन कौन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और जनरल रिजर्व फंड दे रखा हो वो, और फिर क्रेडिट साइड क्या जाता है, नेट प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जाता है। अगर इन सभी में से कोई भी एक होगा तो वो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं जाएगा। तो बोल क्या रहा है, नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जाता है, पार्टनर सैलरी जाता है, लेकिन पार्टनर्स ये जो मैनेजर का कमीशन है ये नहीं जाता है। तो आंसर यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैनेजर कभी भी पार्टनर हो नहीं सकता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे कम करता जा रहा है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे कई बार आप देखोगे कि मैनेजर्स को भी पीएल एप्रोप्रिएशन में, मैनेजर्स कमीशन को भी पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, दो कंडीशन हो सकता है, पहला कंडीशन वो मैनेजर ही पार्टनर हो, है ना, और दूसरा कंडीशन क्या होगा मालूम है, दूसरा कंडीशन होगा कि जब मैनेजर को बोला ही जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर उसको कमीशन दिया जाए, किस पर दिया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो आपको सब निकालने के बाद आएगा, पीएल में तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा नहीं, आएगा कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन में। और पीएल एप्रोप्रिएशन में भी कब आएगा, जब सब डाटा डाल दोगे तब कंक्लूजन निकलता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से देना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर कमीशन मिल रहा है तो निश्चित है कि वो सीक्रेट पार्टनर भी हो सकता है, बताया नहीं जा रहा है लेकिन सीक्रेट पार्टनर है, बात ही समझ, मतलब सैलरी के सिवा भी
उसको कमीशन किस पर दिया जा रहा है, होने वाले प्रॉफिट पर, मतलब वो एक तरीके से सीक्रेट पार्टनर भी हो सकता है, शायद दिखाया ना जाए तो भी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। 12 नंबर क्या है, एक साझेदारी फर्म के लक्षण फीचर्स क्या है, दो से दो अधिक आदमी होने ही चाहिए, प्रॉफिट बांटा ही जाता है, फिर उनमें से क्या कोई एक चलाता है या सब मिलकर चलाते हैं बिजनेस, ये तो हम पहले ही बता रखे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर सबसे सटीक ऑल ऑफ दिस। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साझेदारी का दायित्व तो होता है, साझेदारी का दायित्व का अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, या आता है। तो क्या है अनलिमिटेड का मतलब, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड का मतलब कुछ और है, पार्टनरशिप में उसी अनलिमिटेड का मतलब दो निकल जाता है। कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बोलता है कि पार्टनरशिप अगर बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस में नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई अगर आप अपने बिजनेस से नहीं कर पाते हैं तो आपको घर वाले पैसे लाकर भी उसको पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर 3 पार्टनर है, किसी एक का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई बाकी दोनों पार्टनर करेंगे कैपिटल रेशियो में, या आगे पढ़ोगे आप, गार्नर वर्सेस मरे होता है इसमें, तो वो कैपिटल रेशियो में आपको पढ़ना पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। गार्नर वर्सेस मरे एक लॉ ही है, नियम ही है, जिसको ऑनर्स में पढ़ना होता है कैपिटल रेशियो में। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्टनर का लायबिलिटीज अपने तक लिमिटेड रहा क्या, इसका भी नुकसान इसको सहना था। अगर तीनों के तीनों अगर दिवालिया हो गए, तीनों के तीनों पेमेंट नहीं कर पाए, तब उस कंडीशन में अपने अपने घर के पैसे को लाकर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में कि नहीं? इसका मतलब पार्टनरशिप में दो स्टेप चला गया, किसका, अनलिमिटेड का मतलब उसको अपने बिजनेस के साथ साथ अपने पार्टनर का भी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो देखना पड़ता है, और दूसरा अगर उसको भी पेमेंट नहीं कर पाए तो घर से लाकर भी पेमेंट करना पड़ता है। बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो इसका मतलब इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड। कौन से बिजनेस फर्म का लायबिलिटीज लिमिटेड होता है? लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में भी क्या होता है, किसी एक का पार्टनर का लायबिलिटीज अनलिमिटेड रहेगा ही रहेगा। आता है समझ में? मैं बोल रहा हूँ ऐसा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका लायबिलिटीज कंप्लीटली लिमिटेड होता है? कंपनी। कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका लायबिलिटीज क्या होता है, लिमिटेड होता है। चलिए अगला क्या दे रखा है, साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है। हाँ, एग्रीमेंट के बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम कितने आदमी, और दोनों के बीच साझा ही नहीं है, समझदारी नहीं है, समझ ही नहीं है, तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो क्या है, कंपलसरी है। और वही पार्टनरशिप डिड रहता तो, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पार्टनरशिप डिड रहता तो तब क्या बोलते हैं आप, वॉलेंट्री, क्योंकि पार्टनरशिप डिड जरूरी नहीं है, वो रिटर्न और ऑरल दोनों हो सकता है। चलिए बोलता है कि एक फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या 50, लेकिन अगर यही बोल देता बैंकिंग सेक्टर है तो। नेक्स्ट, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, हाँ दोनों हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। आप बहुत होशियार है तो ऑरल रखिए, समझदार है तो रिटर्न रखिए, ये ज्यादा बेहतर है, मतलब दोनों हो सकता है। तो क्या हो जाएगा बच्चे का, ही हो जाएगा, नहीं। एक मिनट, इसमें तो दोनों ही आ गया ना, बोथ आ गया। हमको लगता है इसमें ऑप्शंस देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शंस देना चाहिए इसमें से, हाँ इसका ऑप्शंस ये गलत है, ऐसे इसके इसमें तो दोनों आ गया, नहीं आ गया बच्चा, ये सेटिंग है। ऐसा क्वेश्चंस मिले अगर एग्जाम में, इस तरीके का कंफ्यूजन वाला सवाल मिले, क्योंकि आपको आ रहा है, आने के बाद भी इसका आंसर कौन दे, ये कंफ्यूजन है, तो वैसे क्वेश्चंस को आपको स्किप करके निकलना है। आता ही समझ में कि नहीं? नेक्स्ट क्या है बच्चे का, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप शो, क्या दिखाता है, डेबिट बैलेंस दिखाता है कि क्रेडिट बैलेंस दिखाता है? कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो वो कैपिटल है ना जो प्योर कैपिटल है, मान लो उसने कितना कैपिटल लाया,
मान लो उसने 5 लाख कैपिटल लेके आया, कितना कैपिटल लेके आया? 5 लाख। लेकिन ये कैपिटल अकाउंट कहाँ दिखाएगा ये बैलेंस? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन करंट अकाउंट में तो ये होगा ना, जो बिजनेस में होगा वही चीज ना करंट अकाउंट में जाएगा। तो प्योर कैपिटल तो जाता नहीं है। बिजनेस में अगर लॉस हो जाए बहुत ज्यादा, तो वो कैपिटल अकाउंट में थोड़ी दिखाएगा, करंट अकाउंट में दिखाएगा। जब लॉस ज्यादा हो जाएगा तो माइनस में नहीं चला जाएगा, ड्रॉइंग ज्यादा हो जाएगा तो माइनस में नहीं चला जाएगा। इसका मतलब इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चा? 18। बोलता है इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप? ये तो है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है। तो इसका मतलब सीमित दायित्व तो होता है, लेकिन एक पार्टनरशिप जब आप कर रहे हो तो उसमें लिमिटेड पार्टनरशिप होता है ना, उसमें होता है। लेकिन उस लिमिटेड पार्टनरशिप में भी किसी ना किसी पार्टनर का क्या होता है? हाँ, लेकिन बात होती है क्या कि यहाँ पर जो बता रखा है, अगर ध्यान से सुनोगे तो कुछ नहीं बोल रखा है। तो जब कुछ नहीं बोल रखा है तो मतलब जनरल पार्टनरशिप है, और जनरल पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर का लायबिलिटीज क्या होता है? चलिए, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन। किस कैसे डिवाइड किया जाता है? अब एक बात ये भी याद रखना है, किसी पार्टनर ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, किसी ने कम लगाया, तब भी इक्वल मिलेगा। किसी ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, किसी ने नहीं लगाया, तब भी इक्वल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा, और एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? आपस में एग्री हो जाए तो उसे मिलेगा, अगर एग्री नहीं हो तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट। कोर्ट जाएंगे तो कौन सी किताब खोलेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन में है कि इक्वली मिलेगा। बात आई समझ में कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, कौन सा नंबर? 20। अब क्या हो रहा है बच्चे का? बोलता है लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किस लिए बनाया जाता है? एकदम सही। मतलब किस चीज को? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके लिए निकाला जाता है। क्लियर है? और ये रिजर्व फंड के लिए भी बनाया जाता है, लेकिन रिजर्व फंड तो इसके अंदर आ जाता है ना, तो इसलिए ये तो नहीं बनाया जाएगा, और इसमें से है क्या? नहीं, एक आंसर है तो। चल, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 21। बोलता है साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर्स इज क्या हो जाएगा बच्चे का? चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा चार्ज? क्योंकि मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन। एक तो बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक बताया था चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन वाले जितने आइटम है, खर्चे हैं, उसको चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन कहते हैं, या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल सकते हैं। नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। और ये क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो पीएल के डेबिट में जाता है। ठीक है? तो आपको मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे खर्चे और इनकम होंगे जो लगेगा कि पार्टनर से रिलेटेड है, लेकिन वो पार्टनर से रिलेटेड है नहीं। वो किससे रिलेटेड है? फर्म से रिलेटेड है। जैसे पार्टनर्स को आप किराया देते हो। जब किराया दे रहे हो तो फर्म के लिए दे रहे हो ना, कि कोई इंडिविजुअल कोई पार्टनर लिया है किराए पर, नहीं ना, फर्म लिया है। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सब आइटम किसका है? पीएल का आइटम है। पीएल का आइटम और पीएल का खर्चा, और पीएल का खर्चा होने के कारण ये क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। ये कहाँ जाएगा बच्चे का? क्या माना जाएगा? चार्ज माना। और इस दोनों के बीच डिफरेंस भी बताया था, नहीं बताया था? याद कर लिए थे आप लोग? साझेदारी संलेख को डैश भी कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था, याद करो, उसमें लिखा हुआ था। नहीं नहीं, आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, सॉरी, मैं दिखा नहीं। क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग।
23rd बोलता है क्या कि यदि फर्म की कुल संपत्ति 4,05,000 है, कुल बाह्य लेनदार जो है 55,000 है, तो साझेदारों की पूंजी की राशि क्या होगी? मतलब क्या हो गया कि हम लोग पहले से जानते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो एसेट्स कितना है, उसमें से 55,000 घटाओगे आप 3.5 लाख, 3.5 लाख आपका क्या हो जाएगा, हर एक पार्टनर का कैपिटल होगा, कैपिटल सब जोड़ के, है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कौन सा 24 बोलता है चालू खाता, करंट अकाउंट इज, करंट अकाउंट क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल, पार्टनर के लिए बनाया जा रहा है। पार्टनर कोई पर्सन है, पर्सन और लीगल पर्सन से रिलेटेड सारे संस्था जो पर्सन और लीगल पर्सन को टच करता है वो सब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। इसका मतलब ये कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। रियल एप्रोप्रिएशन कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। जो भी चीजें प्रॉफिट और लॉस बताती है वो सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट, ये हमेशा याद रखें। चलो नेक्स्ट 25 बोलता है चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी खाता रखी जाती है। चालू खाता कब बनाया जाता है, मतलब करंट अकाउंट कब बनाया जाता है, ये सोच के बताओ। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन होता है, एक फिक्स्ड और एक, और जब फिक्स तरीके से मेंटेन होता है तभी करंट अकाउंट बनाना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिक्स बेसिस से जब आप मेंटेन रखते हो तब। क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 26 में बोल रहा है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को हकदार नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख रखे थे। हकदार नहीं, ना तो सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मतलब आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे 27 पे। 27 बोल रहा है कि साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज क्या हो जाएगा बच्चे का, पूंजी पर ब्याज इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में है ना, आपको क्या करना होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, पार्टनर्स लोन, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अगर कभी कभी इसी तरीके के कंफ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं, आंसर गलत मार के आ जाते हैं और हमें लगेगा क्या कि हमने तो सही मार के आया था। बताया कि नहीं समझ में। चलिए क्लियर है बच्चा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 50। अब यहाँ पे सामान्य इसलिए लिखा, सामान्य क्यों लिखा, क्योंकि दो तरीके का होता है, एक तो बैंकिंग वाला भी होता है। बैंकिंग वाले में कितना होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में कौन सा लाभ का नियोजन है। लाभ का नियोजन मतलब जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन है, मतलब प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में जाने वाले आइटम। तो इसमें से कौन है, ये तो जाता है, ये किस में जाता है, पीएल में। ये किस में जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। ये किस में जाता है, पीएल में। और ये किस में जाता है, पीएल में। इसका मतलब कौन है आंसर, क्लियर है। चलिए सैलरी नहीं लिखा है, या पार्टनर सैलरी नहीं लिखा है। अगर पार्टनर सैलरी रहता तो वो भी जाता, सिर्फ सैलरी लिखा है, इसका मतलब वो पीएल का आइटम है, एम्प्लॉय का सैलरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 30 पे चलेंगे। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड, कभी भी कैलकुलेट किया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पर। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। और कब निकाला जाता है ये पूछा जाए तो एंड ऑफ द ईयर। और किस पर निकाला जाता है, अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल में उसको कन्वर्ट करके निकाल कर तब उसको डाल। क्लियर बच्चा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद 31 की बारी आ गई। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष क्रेडिट किए जाते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए लिखा किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। लेकिन इसके साथ साथ वो सारे आइटम लिखे जाएंगे कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाता है। क्लियर है ना, कैपिटल के बैलेंस को जो जो बढ़ाता है वो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो यही क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद।
किसके साथ क्रेडिट किया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है? ड्रॉइंग्स किधर जाता है? लॉस किधर जाता है? पूछ क्या रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, फिर उसके बाद बच्चे का क्या दे रखा है? 32 बोलता है साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर। प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर किया जाता है? हाँ, लेकिन ऐसा हो जाए ना, जब भी बोला जाए कि अगर एग्रीमेंट एग्रीमेंट का एब्सेंस है या साइलेंट है तो उस कंडीशन में इक्वली होगा। अदरवाइज जब भी बांटा जाता है पार्टनरशिप में, जिस तरीके से हम लोग आपस में एग्री हो जाते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। बात आई समझ में कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एज पर एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, रिटन और दोनों, ये इस चीज को याद रखना। एज पर डिड लिखा होता ना, तब वहां पे हो सकता था गड़बड़, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनके द्वारा दी गई अग्रिम पर ब्याज की राशि पर दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड द पार्टनर्स विल अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म। कितना दिया जाएगा? 6% दिया जाएगा। ये हमेशा याद रखना है कि कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ साथ कि 6% की जगह पे यहाँ पर हम लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तब कौन सही हो जाता? तब डी सही हो जाता। बात आई समझ में कि नहीं? है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बता रखा है एनम उनम, तो इसलिए हम लोग 6% को ज्यादा एक्यूरेट मान रहे हैं, क्योंकि बाकी अगर इनमें से कोई नहीं रहता ना, फिर भी इनमें से कोई नहीं मारते हैं, क्योंकि 6% नहीं मिलता, 6% पर एनम मिलता है। अब इनमें से कोई नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग 6% लिख दें। बात आई समझ में? और 6% पर एनम और 6% दोनों लिखा रहेगा, तो 6% पर एनम को मारेंगे। बात आ रही समझ में कि नहीं? यही सारी कंफ्यूजन आपको कहाँ पढ़ेंगे? बुक में। जब कई बार हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं और क्वेश्चन बैंक में जब आंसर देखना स्टार्ट करते हैं तो कई बार आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, ये आंसर सही नहीं। बुक खोलते तब भी आपको कंफ्यूजन रहता है। इसका रीजन होता है अंदर का, और उस अंदर के रीजन को समझने के लिए ही तब आपका क्या होता है, ज्यादा आप सटीक मार पाते हो। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग किस पर? 34 में। 34 तो लंबा चौड़ा सवाल है। बोलता है क्या कि फर्म हेमंत और दीपक है, बिना साझेदार समझौते के हैं, और बोल रहा है क्या कि लाभ कितना हुआ है? 14,200। और बोलता है हेमंत ने फर्म को प्रदान किए गए 70,000 12% ब्याज की दर से दावा करता है, ठीक है। और दीपक और हेमंत में कैसे प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यही पूछ रहा है। तो इक्वल इक्वल तो किया जाएगा, लेकिन अमाउंट पूछ रहा है ना। क्या बात है, ये सब भी लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं भी है, इसको कैसे इसको इग्नोर कर सकते हो? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो दोगे। आप सोचो कितना है, 14,200 है, और 14,200 हेमंत ने फर्म को प्रदान किए गए 70,000 ऋण पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा किया है, ना कि उसको लिखा है। वो क्लेम कर रहा है सिर्फ, लेकिन उसको मिला जाएगा तो सिर्फ 6% ना। तो कितना मिलेगा? 42 मिलेगा। अब 4200 उसमें से घट जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो घटता है, तो बचा कितना? 10,000। अब 10,000 को इक्वली बांटा जाएगा, तो 5,000 और 5,000, और 5,000 5,000 कहीं पर नहीं है आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर है? यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे बाबू ने सोचा उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा आंसर? चलिए 35 पे आएंगे। साझेदारों के पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप इज रिकॉर्डेड। पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन, देखो सबसे पहली बात होती है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिएगा बच्चा सब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन में ये कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड खर्चे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। और पीएल एप्रोप्रिएशन के किधर जाएगा? डेबिट साइड। ये पूछ रहा है कहाँ लिखा जाता है, दोनों में से कोई भी एक बोल देगा वो सही हो जाएगा, और इसके सिवा जो बोल देगा सब गलत हो जाएगा। बात आई समझ में?
पहला बोल रहा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, गलत हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट गलत हो जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही हो जाएगा। और अब यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट लिख देता तब भी ये गलत हो जाता नहीं, और लास्ट वाला ऑप्शन ये कैपिटल डाल सकता था तब वो सही हो जाता, या कैपिटल अकाउंट के डेबिट लिख देता, वहां गलत हो जाता है, इसको डेबिट लिख देता वो सही हो, दोनों के डेबिट लिख देता तो किसी एक का डेबिट होगा ना। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, कंफ्यूजन है? चलिए 36 बोलता है चल या परिवर्तनशील विधि के द्वारा के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड्स टू बी क्रेडिटेड टू। क्या क्या क्रेडिट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बढ़ेगा क्रेडिट साइड, तो जो जो बढ़ने वाला होगा सबको क्रेडिट साइड लिखोगे, वो भी बोल रहा है क्रेडिट किसको किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस। अरे ये क्या बोल रहा है, अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड इज क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किसमें क्रेडिट किया जाएगा, ये बात बोलना चाह रहा है। यहीं पर हम लोग मिस्टेक कर गए। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्रेडिट नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट 37 बोलता है यदि मासिक समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आरंभ किया जा रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन ऑफ इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्रॉइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो हम लोग क्या करते हैं, याद करो आप लोग, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2, है ना। तो अगर पहला मंथ से पहले तारीख से निकाला जा रहा है तो पहले वाले का 12 महीना हो जाएगा, लास्ट वाले का 1 महीना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 6.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा? क्योंकि ये कौन से मेथड से बोल रहा है निकालने के लिए, एवरेज मेथड से। ड्रॉइंग्स को निकालने के कितने तरीके हैं, 3, कौन कौन, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कब यूज होगा, जब दो चीजें क्या होगी, यूनिफॉर्म कंडीशन में होगी, कौन कौन, टाइम एक जैसा होना चाहिए, अमाउंट एक जैसा होना चाहिए, तभी वहां पे एवरेज मेथड यूज करें। एवरेज मेथड में सब कुछ सिंपल है, निकालना मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज मंथ निकालना इंपॉर्टेंट। एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2 से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एवरेज मंथ निकाल लेते हैं, और उसी एवरेज मंथ से हम लोग इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स निकालते हैं एवरेज मेथड का यूज करके। क्लियर है? नेक्स्ट चलेगा हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। नेक्स्ट बोलता है क्या कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम फॉर विवेक इफ ही ड्रॉ 2000 वंस इन एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। हर एक महीना ये कितना निकाल रहा है, 2000 निकाल रहा है। और कब निकाल रहा है, ये 2000 तो निकाल रहा है, हर एक महीना निकाल रहा है, तो 12 महीना निकाल रहा है, और इंटरेस्ट का रेट क्या है, 12% है। तो कितने महीने का लगेगा, जल्दी बताओ, बता रखा है महीना कौन सा, कितना महीना, तो कौन सा कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा। ये हमेशा याद रखना, कुछ ना बता रखा हो तो 6 महीने का लगता है। तो 2 जीरो कट गया यहाँ से, है ना। फिर उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ए, चलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जो कैलकुलेट करके आएगा वही होगा। क्लियर है? चलिए अब किसकी बारी आ गई, 39 बोलता है क्या, when drawings are made at the end of the every month एंड में, एंड ऑफ द मंथ है तो आपका क्या हो जाएगा, 5.5 महीना। और ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग पीछे वाला वीडियो देख लेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या दे रखा बच्चा, बोलता है क्या कि ए प्रति माह 1000 निकाल रहा है और माह के अंत में निकाल रहा है 5.5, मतलब हर एक महीना निकाल रहा है, एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो इसका मतलब कितना निकलेगा, 5.5 महीने का। अब क्या हो जाएगा बच्चे का, 12,000 का कितना परसेंट, 5%, और कितने मंथ का, 5.5/12। यहाँ जीरो गया नहीं, तो 120 और 2 जीरो, तो पूरा कट गया ये। तो 55 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 270। का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट बोलता है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकारी है। तो साझेदारी किस चीज पाने का अधिकारी है? पहला सैलरी तो नहीं पाएगा वो। फिर पार्टनर्स प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, ये भी गलत है, इक्वली मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो आंसर क्लियर है कि डाउट है? नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 42 पर। बोलता है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज अ, क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? व्यवसाय के लिए हानि है, व्यवसाय के लिए लाभ है, सही है। साझेदारों के लिए, बैंक के लिए। तो आंसर 43 पे आएंगे। बोलता है क्या कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, कोई भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट वही होगा जो कैपिटल को बढ़ाएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा, लाभ से बढ़ेगा, पारिश्रमिक से बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब रेम्युनरेशन का मतलब सैलरी ही होता है एक तरीके रेम्युनरेशन। नेक्स्ट क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है? डीएल में। डीएल में जैसे ही जाता है तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? या इसमें नॉन ऑपरेटिंग कर देता है तो नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है। ऐसे ये नॉन ऑपरेटिंग को ऑपरेटिंग कहता तो ये कैश फ्लो वाली बात हो जाती है। और नॉन ऑपरेटिंग इसलिए कह देते हैं हम क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ये खर्चा है तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है। इससे ऐसे हम लोग क्या मानेंगे इसको? इनडायरेक्ट। प्रॉपर वे में इसको इनडायरेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्या बच्चे का आंसर? आंसर आ गया? इसके बाद भी एक पेज है लग रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। साझेदारी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है। लिमिटेड मतलब कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर दोनों मिक्स हो, लिमिटेड अनलिमिटेड पार्टनर दोनों हो। कम से कम एक या तो लिमिटेड हो या तो कम से कम एक अनलिमिटेड हो, मिनिमम होना चाहिए। और अनलिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब सभी पार्टनर का लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। एट विल का मतलब पार्टनरशिप वैसा जिसमें सभी पार्टनर अपनी इच्छा के अनुसार जुड़े हैं और वो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़कर जा सकते हैं, सभी बात एग्रीमेंट होकर एग्री होकर। फिर इनमें से सभी तो मतलब सब तरीके का पार्टनरशिप होता है। ये तो 11th वाला चीज है बच्चा, 12th में भी है लेकिन 11th में इसको पढ़ रखे हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो गया? एनपीओ के साथ साथ फंडामेंटल का भी ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया।